जय हिंद फ्रेंड्स। और आप सबका इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीमिक्स में बहुत ज्यादा स्वागत है। और आज 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम में 5 सवाल रहेंगे जो कि पिछले हफ्ते हुए फुल लेंथ टेस्ट, जो कि ओपन फुल लेंथ टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें जो 5 सवाल आईआर के थे, बहुत इजी सवाल थे। उन 5 सवालों की डिस्कशन आज के प्रीमिक्स में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और सूचना देना चाहता हूं। 20 अप्रैल यानी कि कल सुबह 10 बजे एक और ऑल इंडिया फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम लेके आ रहे हैं। पिछले मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मेरी गुजारिश है सभी बच्चों से कि इस मॉक टेस्ट का भी हिस्सा बने। फ्री में है ये, इसका फायदा उठाएं और अपना स्कोर एनालाइज करें कि कहां पे आप स्टैंड करते हैं। प्रीलिम्स को कुछ ही टाइम रह चुका है। पहला सवाल आईईए से संबंधित है। अब ये सवाल पिछले हफ्ते हुए मॉक टेस्ट में आया था, एफएलटी मॉक टेस्ट में, लेकिन ये सवाल अगर आप अटेंटिवली प्रीमिक्स को देख रहे हैं तो ये सवाल मैंने वन ऑफ द प्रीमिक्सेस में भी डिस्कस किया था। इनफैक्ट जस्ट 2 वीक्स बैक एक प्रीमिक्स हुआ था जहां पे मैंने ये सवाल डिस्कस किया था। आईईए की बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ बोथ आईईए एंड न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी। क्या आपको सही जवाब लग रहा है? ऑप्शन ये 4 आपके सामने हैं। क्वेश्चन को फिर यहां पे नजर मार के पॉज कर लें, क्वेश्चन को नजर मार लें और यहां पे ऑप्शंस को नजर मार लीजिए। देखिए सही आंसर इसका है A1 ओनली। 2 और 3 जो है वो गलत स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम आईए की बात करें यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये बनाया गया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीटी। ये कब बनाया गया था? जब 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे थोड़ा सेफ और रिलायबल बनाया जा सकता है नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में, नॉन ओपेक कंट्रीज में। अब आईईए के द्वारा एक पब्लिकेशन रिलीज करी जाती है। उस पब्लिकेशन का नाम क्या है? एनुअली हर साल रिलीज करी जाती है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो ये इंपॉर्टेंट है बात, यहां पे आपको ये बात पता हो कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आईईए के द्वारा रिलीज करी जाती है। एनईए का जो है कोई संबंध आईईए के साथ नहीं है। एनईए आइसोलेशन में यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी आइसोलेशन में अपने आप में एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीटी, बट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईईए। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि देखिए अब न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी के जहां पे मिलिट्री पर्पसेस हैं वहां पे उसके सिविलियन या पीसफुल पर्पसेस भी हैं। तो एनईए क्या करता है? अपने मेंबर कंट्रीज को असिस्ट करता है कि कैसे साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली और लीगल बेसिस पे जो मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ द एनईए वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए हार्नेस कर सकते हैं। जहां तक भारत की बात आती है, भारत ना तो मेंबर है आईईए का, ना ही मेंबर है एनईए का। भारत एक एसोसिएट कंट्री जरूर है टू दी आईईए। तो यहां पे एसोसिएट कंट्रीज मेंशन्ड है। कौन सी एसोसिएट कंट्रीज हैं टू दी आईईए? आईईए की कोर एक्टिविटी क्या है? पॉलिसी एडवाइस देना अपने 31 मेंबर स्टेट्स को और 11 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स को। तो ये मेंबर कंट्रीज यहां पे मेंशन्ड है, एसोसिएट कंट्रीज मेंशन्ड है। किस बात की एडवाइस देते हैं? कि कैसे ये जो मेंबर और एसोसिएट मेंबर कंट्रीज है अपना ट्रांजिशन क्लीन एनर्जी में लेके आ सकते हैं। अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, जेसीपोआ की बात हो रही है। यहां पे आपके सामने 5 देशों का नाम दिया गया है। तो जेसीपोआ जो है, कौन से देश इन्वॉल्व थे इस नेगोशिएशन में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में? क्वेश्चन को नजर मार के ऑप्शंस को देख लीजिए। देखिए इसमें सही आंसर क्या है? 1, 3, 4, 5। तो इजीली आपको याद रहे कि ये जो मैकेनिज्म था जेसीपोआ का, इसमें P5 यानी कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के प्लस जर्मनी, तो ये 6 देश इन्वॉल्व थे जिन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच में ये डील ब्रोकर करी थी। इट हैपेंड ड्यू टू द टॉक्स बिटवीन यूएस के जो देन प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा एंड ईरान। क्वाइटली ये ब्रोकर करी गई थी डील ओमान में। अब ये कोशिश थी बैरक ओबामा की एक लेगेसी, यानी कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उनकी कोशिश थी कि कैसे जाने से पहले वो ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। और ईरान के ऊपर 1979 से लेके जो तब तक 2015 तक सैंक्शंस लगाए थे, वो सैंक्शंस को कैसे वेव ऑफ किया जा सकता है अगर तो ईरान इस बात को मंजूर कर ले कि हाँ मैं अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ओपन अप कर सकता हूं, ताकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो आके वहां पे उनकी फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट कर सके। लेकिन जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो जैसे हम जानते हैं ट्रंप इस जेसीपोआ डील को 2018 में बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देते हैं। अब ये जेसीपोआ डील को फिर से रिवाइव करने की बात करी गई थी। अब ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी और जो बाइडेन, वो एक नई जेसीपोआ डील बनाने की बात कर रहे हैं। लेट्स सी इन द टाइम्स टू कम कि क्या रिपोर्ट वो आती है। ना अगला क्वेश्चन, अब ये who among the following released the world social report with the theme leaving no one behind in an aging world? We all know कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत सारे देशों में थोड़ा शिफ्ट हो रहा है।
अब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो यूथफुल पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। अभी इंडिया के पास तो एडवांटेज है कि हमारे पास यूथफुल पॉपुलेशन है, बट ये 25-26 साल के बाद, 25-30 साल के बाद हमारे यहाँ पे भी जो डेमोग्राफिक ट्रेंड होगा दैट वुड बी टुवर्ड्स द एजिंग पॉपुलेशन। बताना आपने ये है कि कौन सी एजेंसी इसमें से ये रिपोर्ट निकालती है। लीविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड इस वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट की थीम रही है। निकालता कौन है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट? थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम गेस वर्क लगा के देखें, देखिए यूएनडीपी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट निकालता है, हमको ये पता है। यूनेस्को की जो रिपोर्ट्स आती है मोस्टली हेरिटेज रिलेटेड होती हैं, तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यूनेस्को और यूएनडीपी तो नहीं निकाल सकते हैं। बचे दो ऑप्शंस बी और डी। अब इसमें से कौन से सही हो सकते हैं? देखिए सही आंसर है बी, यूएनडीईएसए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने वो रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023। 1997 से वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। इस साल की वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट का थीम क्या था? लीविंग नो वन बिहाइंड इन एन एजिंग वर्ल्ड, राइट। नाउ अब यूएनडीईएसए ये जो एजेंसी है यूएन की, ये अपहोल्ड करता है डेवलपमेंट पिलर ऑफ द यूएन। यूएनडीईएसए ये बेसिकली हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को, यूएन मेंबर कंट्रीज को, कि कैसे वो अपने पॉलिसी मेकिंग में इन्फॉर्म डिसीजन लेके आ सकते हैं, कैसे वो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज टुवर्ड्स डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी बना सकते हैं। और साथ के साथ जो यूएनडीईएसए की पब्लिकेशंस होती हैं वो मेंबर कंट्रीज को इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता हो, जहां तक यूएनएसडीएन की बात है, जो कि ये चौथा ऑप्शन था इस क्वेश्चन में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट नेटवर्क, ये सर्व करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड गुड प्रैक्टिसेस इन सोशल डेवलपमेंट, जो कि सरकारों को, यूएन एजेंसीज को और एनजीओस को मदद करता है सोशल डेवलपमेंट पॉलिसीज को बनाने के लिए। यूएनएसडीएन को लॉन्च करा गया था अगस्त 2012 में विद इन द एम्बिट ऑफ यूएनडीईएसए। चौथा सवाल नेटो को लेके बहुत बार हमने बात करी है, नेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, नजर मारे, पॉज करें, क्या सही लग रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो क्या नेटो मेंबरशिप किसी भी देश के लिए ओपन है? क्या कल को साउथ कोरिया भी नेटो का मेंबर बन सकता है? क्या कल को अर्जेंटीना भी नेटो का मेंबर बन सकता है? और दूसरा स्टेटमेंट मेंबरशिप एक्शन प्लान की बात कर रहा है। आपने बताना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से इनकरेक्ट है। देखिए दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जहां तक तो नेटो की मेंबरशिप की बात है, देखिए नेटो ये जरूर कहता है कि हमारी ओपन स्काइज पॉलिसी है, कोई भी देश हमारे नेटो का मेंबर बन सकता है, लेकिन कोई भी यूरोपियन देश, ठीक है, एनी अदर यूरोपियन स्टेट कैन बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो, देयर बाय नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। जहां तक मेंबरशिप एक्शन प्लान की बात होती है, तो ये नेटो का प्रोग्राम है उन स्टेट्स के लिए, उन कंट्रीज के लिए जो कि एस्पायरिंग नेटो मेंबरशिप है। तो जो नेटो में आना चाहते हैं, एस्पायरिंग नेटो मेंबरशिप है, तो असिस्टेंस, जो ट्रांजिशन सपोर्ट होता है उन मेंबर कंट्रीज को, उन एस्पायरिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करने का, किसी किस्म की टेक्निकल एडवाइस या प्रैक्टिकल सपोर्ट जो रहती है उन एस्पायरिंग कंट्रीज को देने के लिए, वो इस मेंबरशिप एक्शन प्लान के अंडर आती है। तो अगर आप मेंबरशिप एक्शन प्लान में हैं, अगर आप एक एस्पायरिंग कंट्री है, मेंबरशिप एक्शन प्लान में है, डज नॉट मीन कि ऑटोमेटिकली आपको मेंबरशिप मिल ही जाएगी। अभी प्रेजेंटली बोस्निया और हर्जोगोविना जो है वो करंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मेंबरशिप एक्शन प्लान में। ये मेंबरशिप एक्शन प्लान को अप्रैल 1999 में लॉन्च करा गया था। हो सकता है आने वाले टाइम में बोस्निया हर्जोगोविना को भी नेटो में मेंबरशिप मिले। नाउ G20 को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। G20 को लेके भी बहुत बार हमने डिफरेंट वीडियोस में बात करी है, चाहे वो फ्यू मिनट्स में हो, चाहे वो हमारे पेड लेक्चर्स में हो। तो देखिए 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों ही बहुत ईजी हैं, है ना। पहला स्टेटमेंट तो आपको रटा रटाया पता होना चाहिए कि हाँ ये करेक्ट ही लग रहा है। इंडिया वॉज नॉट नहीं, इंडिया तो बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर था G20 का, 1999 में जब G20 की स्थापना हुई है। और टिल नाउ इंडिया हैज नेवर होस्टेड द G20। ये बात सही है कि पहली बार भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी आई है और इस बार पहली बार भारत G20 लीडर समिट कंडक्ट कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। बिकॉज वाई? बिकॉज इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ G20 जब से G20 की स्थापना करी है। एंड एज यू नो 2023 में इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है। तो दोस्तों ये था हमारे प्रीमिक्स के 5 सवाल, और ये प्रीमिक्स के 5 सवाल हमारे एफएलटीज में आए थे जो लास्ट वीक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था। क्या स्कोर बना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी भी हमारे कोर्स पे, स्लीपी क्लासेस के किसी भी कोर्स में यदि आप उस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, आप कूपन कोड कुबेर लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड बाकी दोस्तों हमारा जोरों शोरों से संभव लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी आज ही मैंने आईआर का क्रैश कोर्स खत्म करा है 9 दिनों में, तो यानी कि लेस देन 20 आवर्स में अगर आप चाहें तो आईआर के क्रैश कोर्स को अवेल कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट वाइज जो कॉस्ट है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की वो 2000 है, लेकिन अगर आप उस पर मेरा कूपन कोड अगर अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर 10% ऑफ मिलेगा। यदि आपको अभी भी
अभी भी इस बात का डाउट है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लेने में कंफ्यूज हैं और आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आप पूरा का पूरा संभव लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसको भी अवेल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए 1800890343, आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, जय हिंद।